नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग सल्तनत युगीन प्रशासन के बारे में चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, सल्तनत युगीन जो शासन था उसको देखने पर तो यही लगता है कि जैसे एक धर्मतांत्रिक राज्य था, लेकिन व्यवहार में तुर्की राज्य एक धर्म आधारित राज्य था, धर्म केंद्रित राज्य नहीं था। देखिए, हालांकि जो शासक वर्ग था इस्लाम धर्म का अनुयायी था, फिर भी राज्य की नीतियों का निर्धारण अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार होता। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से देखा जा सकता है कि जैसे सुल्तान। तो ये देखिए, सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन का संचालन सुल्तान की अधीनता में विभिन्न अमीरों की देखरेख में होता था। सुल्तान एक स्वतंत्र राज्य के सार्वभौमिक शासक के रूप में था। वह केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। अब जैसे सुल्तान के बारे में ही लिखने को आ जाए 50 शब्दों में तो आप लिख सकते हैं, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता था। ठीक है। और क्या था, प्रशासन के सभी विभाग उसके अधीन होते थे। सुल्तान का पद सामान्यतः वंशानुगत था। सल्तनत युगीन प्रशासन में क्या था, वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। सुल्तान प्रायः अपने पुत्र या पुत्री को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। जो अयोग्य शासकों के काल में अमीरों व सरदारों ने सुल्तान को चुनने की प्रणाली का प्रयोग किया। अब देखिए, राज परिवार या दरबार के बारे में जान लेते हैं। जैसे राज परिवार की देखभाल के लिए बहुत से अधिकारी होते थे। वकीले दर पर पूरे महल व राज परिवार की देखभाल का उत्तरदायित्व था। सुल्तान के निजी कार्यों को वेतन आदि बांटना भी उसका कार्य था। ठीक है, निजी कर्मचारियों को। अमीरे हाजिब पर क्या था कि दरबार के समारोहों में शिष्टाचार का उत्तरदायित्व था। सुल्तान के समक्ष सभी आवेदन याचिकाएं अमीरे हाजिब द्वारा प्रस्तुत की जाती थीं। ठीक है। इसके अलावा जैसे अब केंद्रीय प्रशासन की बात की जाते हैं, तो प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सुल्तान क्या करता था, सुल्तान मंत्रियों की नियुक्ति करता था, उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता था। जैसे इस काल के मध्य परिषद को मजलिसे खालवत कहा जाता था। ठीक है, जिसमें बैठकें जो होती थी मजलिस ए खास में हुआ करती थी। अब देखिए, दीवाने वजारत के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए दीवाने वजारत के ही बारे में 50 शब्दों में लिखने को आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप लिखते हुए चलिए। जैसे देखिए, केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग प्रमुख के रूप में वजीर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वजीर का जो पद था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसका कार्यकाल जो था दीवाने वजारत कहलाता था। देखिए, 4 प्रमुख विभागों में से एक विभाग का प्रमुख था, लेकिन वह अन्य विभागों का निरीक्षण करने का अधिकारी भी था। विजारत विभाग के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे कि जैसे देखिए, राजस्व वसूल करना, व्यय पर नियंत्रण रखना, लेख या हिसाब किताब रखना, वेतन बांटना, सुल्तान के आदेश का इक्ता देने की व्यवस्था करना। तो ये सारे कार्य थे। वजीर के अतिरिक्त इस विभाग के कोई अन्य अधिकारी भी थे कि जैसे मुशरिफ ए मुमालिक, अथवा इसको कहा जाता लेखागार। ठीक है, तथा मुस्तौफे ए मुमालिक अथवा लेखा परीक्षक, कि मतलब जो ऑडिटिंग करते थे। ठीक है। अब देखिए, एक विभाग था दीवाने अर्ज। तो देखिए, दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख आरिजे मुमालिक कहलाता था। इस विभाग का सर्वप्रथम गठन जो है बलबन ने किया और वह सैनिक और सेना संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी था। वह एकता धारकों को के सैनिकों का निरीक्षण करता था और सुल्तान की सेना के रसद विभाग व परिवहन विभाग की देखभाल और नियंत्रण रखता था। दीवाने इंशा अगला जो विभाग है, दीवाने इंशा। इस विभाग पर राज्य के पत्राचार्य का उत्तरदायित्व था। जो लोग भाई पत्राचार्य जो होता है राज्य का, वो दीवाने इंशा करता था। इस विभाग का प्रमुख दबीरे मुमालिक कहलाता था। यह विभाग जो है सुल्तान और अन्य देशों के बीच तथा सुल्तान व प्रांतीय शासकों के बीच पत्राचार्य पर नियंत्रण करता था। ठीक है। इसी विभाग द्वारा शाही आदेश का फरमान जारी किए जाते थे और अधीनस्थ अधिकारियों के पत्र प्राप्त किए जाते थे। दीवाने रसालत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दीवाने रसालत जो था, इस विभाग का प्रमुख कार्य क्या था कि जैसे जो राजदूत होते थे तो राजदूतों को विदेश भेजना तथा विदेशी राजदूतों को अपने यहाँ स्वागत करना। तो यह दीवाने रसालत का काम था। यह एक प्रकार का विदेश विभाग था। सद्र उस सुदूर एवं मुख्य काजी। तो सद्र उस सुदूर धर्मार्थ विभाग का प्रधान था। वह सर्वोच्च धर्माधिकारी था। इस विभाग का कार्य क्या था, धार्मिक कार्यकलापों पर दृष्टि रखना। यही अधिकारी विभिन्न प्रकार के अनुदानों जैसे वक्फ, धार्मिक और शिक्षण संबंधी संस्थाओं के लिए विद्वानों और निर्धनों को वजीफा इदरार को अनुमोदित किया करता था। ठीक है, जो अनुदान होता है
पैसे दिए जाते हैं। यही काजियों की नियुक्ति भी करता था। मुख्य काजी न्याय विभाग का प्रधान होता था, न्याय व्यवस्था का निरीक्षण यही करता था और न्यायपालिका का प्रमुख जो है सुल्तान होता था। फौजदारी एवं दीवानी संबंधी मामलों में सुल्तान ही सर्वोच्च अंतिम न्यायालय था कि भाई सुल्तान से बड़ा कुछ नहीं, सुल्तान ही सब जो बोल देगा वही हो जाएगा। सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख न्यायाधीश काजी मुमालिक था, जिसको काजी उल कुजात कहा जाता था। ठीक है, काजी ही मेन था सुल्तान के बाद। अब मुहतसिब नागरिक नियंत्रक न्याय विभाग की सहायता करता था। इसका कार्य देखना था कि जनता पर कहीं इस्लामी कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। बरीद मुमालिक राज्य के संवाद और समाचार विभाग का प्रमुख था। उसे पूरे जो सल्तनत है, सल्तनत से होने वाली घटनाओं की जानकारी रखना। बरीद के अतिरिक्त एक अन्य कर्मचारी वर्ग था जिसे मुंदियान कहते थे, सूचनाएं भेजने का यह कार्य किया करता था। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सल्तनत युगीन प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन, प्रांत प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। आरंभ में प्रांत को एकता कहा जाता था। प्रांत के गवर्नर को वली, मुफ्ती, नायब इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। गवर्नर उनके अधीन प्रांतों के समुचित प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे। प्रांत सिख, जिसको जिला कहा जाता है, सिख परगना में परगना गांव में बटे हुए थे। ठीक है, तो ये एक विभाजन था। सिख का शासक सिकदार कहलाता था, जो प्राय एक सैनिक अधिकारी होता था। मुख्य परगना अधिकारी फौजदार को शांति व्यवस्था बनाने रखने की जिम्मेदारी होती थी। परगना बहुत महत्वपूर्ण इकाई थी क्योंकि इसी स्तर पर सरकारी अधिकारी सीधे संपर्क में आते थे। प्रत्येक परगना में एक जो आमिल तथा मुशरिफ या मुंसिफ होता था। मुंसिफ मौर्य युग के राजुक थे, राजुक से मिलता जुलता पद था। एक परगने में कई गांव होते थे। गांव के मुख्य अधिकारी कौन कौन से थे, जैसे नंबरदार, पाटीदार, खुद, मुकद्दम जिसको मुखिया कहा जाता है, या चौधरी, इस तरीके से। ठीक है, अब जो नंबरदार थे, लंबरदार जो होते हैं कहा जाता है, नंबरदार गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। पटवारी जो था भूमि कर वसूलता था। एक शहर 100 गांवों से के समूह का शासक था। अमीर सदा होता था। गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों के अतिरिक्त केंद्रीय शासित प्रदेश भी थे जिन्हें खालसा कहा जाता था। अब देखिए सल्तनत युगीन लगान व्यवस्था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के 3 तरीके प्रचलित थे, बटाई, मसाहत तथा मुक्ताई। अब देखिए बटाई का तात्पर्य क्या होता है। बटाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि कृषक की उपज के मूल्य को सरकार तथा कृषक के बीच मध्य बांटना। ठीक है, बटाई प्रणाली में खड़ी कटाई की गई फसल या वास्तविक उपज में से राज्य हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बटाई प्रणाली को किस्मते गल्ला या गल्ला बख्शी अथवा हासिल भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये बटाई का आपका तात्पर्य था। सल्तनत काल में 3 प्रकार की बटाई विधियां थी वो प्रचलन में थी कि जैसे खेत बटाई, पूरा का पूरा खेत बांट दिया गया। खड़ी फसल बोने के तुरंत बाद ही बटाई की जाती थी। या लंक बटाई, कटी हुई फसल की भूसा सहित बटाई। और रास बटाई क्या होता है, अनाज से भूसा अलग करने के बाद जो अनाज बचा उसकी बटाई। मसाहत के अंतर्गत क्या होता था कि भूमि की नाप जोख करने के उपरांत उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज का लगान निश्चित किया जाता था और इस प्रणाली को अलाउद्दीन ने प्रचलित किया था। मुक्ताई लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। 13वीं शताब्दी में मुक्ताई की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। यह हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए भूमि के प्रकारों को जान लेते हैं कि सल्तनत काल में राज्य की समस्त भूमि 4 भागों में विभाजित थी, 4 चीजों में बांटा गया था। खालसा, एकता, वक्फ और इनाम तथा सामंतों की भूमि में बटी हुई थी। तो खालसा भूमि क्या था, यह पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहता था। ठीक है, एकता भूमि क्या थी, एकता भूमि इसकी देखभाल मुक्ति करता था। अब इसमें मुक्ति तथा वली लगान वसूलते थे। मुक्ति अपना खर्च रखकर शेष राशि खजाने में जमा करता था। ख्वाजा नामक एक अधिकारी मुक्ति और वली के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। अब देखिए वक्फ या इनाम को देख लेते हैं। यह कर मुक्त भूमि होती थी। यह विशेष लोगों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है, भूमि को प्राप्त करने वाले को भूमि पर वंशानुगत अधिकार भी होता था। अगली चीज क्या है, सैन्य संगठन। तुर्की शासन व्यवस्था
मुख्यतः क्या थी, सैन्य शक्ति पर आधारित थी। एक विशाल संगठित शक्तिशाली सेना की आवश्यकता सुल्तान को रहती थी और सुल्तान भी सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धतियों पर बना हुआ था। ठीक है। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सेना रखने की आवश्यकता को समझा और उसे कार्य रूप दिया। उसी के काल में प्रांतों की सेना को हश्म अतराफ तथा शाही सेना को हस्म ए कल्ब कहा जाता था। बलबन ने सेना की संख्या में भारी वृद्धि की। उसने एक एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया जिसका प्रधान आरिजे ममालिक कहलाता था। अलाउद्दीन ने इस क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान दिया। उसने स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। सेना का संगठन विभाजन मुख्यतः दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया और सल्तनत कालीन सेना मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई थी, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना और पैदल सेना। ठीक है। देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से सेना का महत्वपूर्ण भाग घुड़सवार यानी घोड़ों वाली सेना होती थी। ठीक है, काफ़ी स्पीड में चलती थी। जैसे 10 अश्वारोही को एक सरखेल कहा जाता था, 10 सरखेल बराबर 1 सिपह सलार कहलाता था, 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर कहलाता था और 10 अमीर मिलकर एक खान बनते थे और 10 खान मिलकर एक सुल्तान बनते थे। तो ये पूरा का पूरा घोड़ों वाली सेना के आधार पर विभाजन था। हाथियों को भी सेना में विशेष स्थान दिया गया था। सहनाए पील के अधीन हस्ती दल को रखा जाता। हस्ती दल का मतलब हाथियों का दल। ठीक है। पैदल सैनिकों के पायक कहा जाता था। जो पैदल सैनिक होते थे, जो पैदल चलते थे, उनको पायक कहा जाता था। मजनीक तथा अर्राद गोला फेंकने के मशीन थे। उस समय तो खाने का प्रचलन नहीं हुआ था। अब देखिए, न्याय तथा दंड व्यवस्था की बात कर लेते हैं। सल्तनत काल में सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मुस्लिम कानूनों के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। कुरान में खुदा के उन संदेशों का संकलन मिलता है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के समय इल्हाम की अवस्था प्राप्त किया गया था। ठीक है। अब देखिए, हदीस में क्या है, मोहम्मद साहब के द्वारा आम जनों को दिए गए उपदेशों का संकलन है। इस्लामिक कानून शरीयत जो है कुरान एवं हदीस पर ही आधारित है। मुस्लिम विधिविदों द्वारा व्याख्यात कानून जो अल्लाह की इच्छा से व्याख्यात होने वाले कानून माने जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इज्मा कहा जाता है। कयास क्या है, देखिए, कयास तर्क के आधार पर विश्लेषित मुस्लिम कानून को कहा जाता है। धार्मिक मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान जो है काजी की सहायता लिया करता था और मुख्य सदरे उस सुदूर एवं मुख्य काजी एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था। धार्मिक मुकदमों में क्या होता था कि जैसे मुख्य सदरे और गैर धार्मिक मुकदमों में मुख्य जो होता था वो काजी होता था। प्रधान काजी प्रांतीय न्यायाधीशों के कार्यों की जांच करता था और उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता था। इसके विभाग को दीवाने कजा कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए, अमीरे दाद, तो अमीरे दाद बड़े बड़े नगरों में रहते थे। यह अपराधियों को पकड़कर काजी की सहायता से न्याय करता था। नियमों को लागू करवाने में मुतहसिब की सहायता लेता था। नायके दादबक, तो देखिए ये क्या है, यह जो नायके दादबग जो अधिकारी था, यह अमीरे दाद की सहायता करता था। ठीक है। दंड व्यवस्था जो थी वो कठोर थी। सल्तनत काल में 4 प्रकार के कानूनों का प्रचलन था, सामान्य कानून, देश का कानून, फौजदारी कानून और गैर मुस्लिम का धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानून। तो इस प्रकार के कानून प्रचलित थे। ठीक है। तो ये आपका सल्तनत युगीन प्रशासन के बारे में पहले पार्ट को हम लोगों ने देखा। कल की डेट में आपका सल्तनत कालीन का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।